वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 24 से लेकर 27 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो डिस्कस किया जाएगा, करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाएगा और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आपको कवर कराए जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चिंगारी जीत की इस वीडियो को। डेली मोटिवेशनल कोट से शुरू करेंगे। हमारा डेली मोटिवेशनल कोट है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और एक दिन आग लगाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स की तैयारी अगर आप बेहतर करते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहाँ से हमारी वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतूर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इससे पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र था वो हमने बता दिया था, उसमें आंसर वो त्रिवेंद्रम होगा। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। आज का करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है 24 से लेकर 27 फरवरी तक का, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाना। यहाँ पर याद रखिएगा, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना संयुक्त राष्ट्र की पहल कोवैक्स के तहत कोविड-19 रोधी टीके प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित और भारतीय सीरम संस्थान के द्वारा उत्पादित इस टीके की लगभग 6 लाख खुराक जो है वो घाना की राजधानी अकरा में पहुंच चुकी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स पहल जो है ये क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। इस पहल के तहत कम एवं मध्यम आय वाले 92 देशों को कोविड-19 रोधी टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि घाना की राजधानी अकरा है। ठीक है, मुद्रा इसकी घनानियन केडी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। यहाँ पर आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य है इसका जरूरतमंद लोगों तक राशन उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाना। दिल्ली में लगभग 17 लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अगला सवाल है, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थलाई वासल में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज यानी AIIRLAS का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण 1023 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इस कैटल पार्क में जल की सुविधा कावेरी नदी से उपलब्ध कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि तमिलनाडु में 2 महत्वपूर्ण पावर प्लांट हैं। एक है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरा है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर। तो आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। आगे यहाँ पर देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा ये चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इस रेलवे ब्रिज के इस साल मार्च तक पूरे होने की संभावना है। इसकी घोषणा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की है। इस पुल का निर्माण चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर किया जा रहा है, यानी ऊपर किया जा रहा है। यह एफिल टावर यानी जिसकी ऊंचाई 324 मीटर है उससे 35 मीटर अधिक ऊंचा होगा। चिनाब पुल की लंबाई 17 स्पैन के साथ 1315 मीटर होगी, जिसमें चिनाब नदी के पार मुख्य आर्क की लंबाई 467 मीटर होगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाली धुबरी फुलबाड़ी पुल भारत का सबसे लंबी रिवर ब्रिज होगा और इस पुल की लंबाई 19.3 किलोमीटर होगी। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं? हाल ही में कौन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर अश्विन। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं।
उन्होंने साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 80 टेस्ट मैचों में अपने 400 विकेट पूरे किए थे, जबकि अश्विन ने मात्र 77वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सबसे तेज 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का है, जिन्होंने महज 72 टेस्ट मैचों में 400 विकेट पूरे कर लिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 24 फरवरी को, यानी ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। इसका संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग की ओर से किया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है। नेक्स्ट है, यह दिवस 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाए जाने के उपलक्ष्य में जो है इसको शुभ मनाया जाता है। इसके बाद है केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में जान लीजिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष एम अजीत कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे जिनकी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। आगे यहाँ पर देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जान लीजिए। इनका वास्तविक नाम अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद था। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे थे। 1923 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे। वे 1940 और 1945 के बीच भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। 1992 में उन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे सवाल है, मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाले एशिया का पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए, जापान मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाला जो है एशिया का पहला देश बन चुका है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त किया है। इस मंत्रालय के मंत्री टेटुसी सकामोटो होंगे। इस मंत्रालय का मकसद अकेलेपन और नागरिकों में बढ़ते तनाव की स्थिति को दूर करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाले विश्व का पहला देश यूके है, और ये ऐसा करने वाला जो एशिया का पहला देश बना है वो बना है जापान। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय सांपला। यहाँ पर याद रखिएगा, हाल ही में विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। विजय सांपला रामशंकर कठेरिया का स्थान लेंगे। एनसीएससी में अरुण हालदार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अंजू बाला और सुभाष पारधी को सदस्य नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं एनसीएससी के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसके बारे में जानिए। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएस एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजलि भारद्वाज को। तो अंजलि भारद्वाज को यूएस एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज समेत यह अवार्ड 12 लोगों को दिया गया है। 48 वर्षीय अंजलि भारद्वाज ने 2 दशक से ज़्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन यानी एसएनएस की संस्थापक भी हैं। इस पुरस्कार की घोषणा जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, साल 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से भारत जो है वो 86वें नंबर पर आ चुका है। अगला सवाल है, किस राज्य के जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। राज्य सरकार ने बजट 2021-22 में इस हवाई अड्डे के लिए
2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जेवर हवाई अड्डे के रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। हवाई अड्डे को 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर ए चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में चीन 2020-21 में अमेरिका को पीछे छोड़ फिर से भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। इससे पहले अमेरिका इस मामले में टॉप पोजीशन पर था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए अस्थायी आंकड़ों में यानी प्रोविजनल डेटा के अनुसार भारत और चीन के बीच पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार 77.7 अरब डॉलर का रहा। हालांकि यह 2019 की तुलना में कम है, फिर भी जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो कितना था, पिछले जो है वो 85.5 अरब डॉलर था। लेकिन फिर भी इस बार दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव रहा, फिर भी यहाँ पर भारत जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। महामारी के कारण मांग की कमी में से 2020 में भारत और अमेरिका के बीच 75.9 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अमेरिका और यूएई क्रमशः भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका नाम पहले जो है ये मोटेरा स्टेडियम भी जाना जाता था और सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, पहले हमने आपको बता दिया यह स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम या मोटेरा के नाम से जाना जाता था। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे यह स्थित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है और इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता 1,10,000 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पीछे छोड़ते हुए दर्शक क्षमता के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने इसके लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी भी की है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन इसका है, हम हैं ना ख्याल आपका। ये दो अलग अलग टैगलाइन है जो आपको याद रखना है, आईसीआईसीआई बैंक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है, देखिए बी और सी में यानी बी रविशंकर प्रसाद, दूसरे नंबर पर हरदीप सिंह पुरी, इन दोनों ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। यहाँ पर देखिए हाल ही में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन यानी नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरों में शहरी शासन और शहरों में सेवा प्रदान करने के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देगा। मिशन का उद्देश्य क्या है? देश के सभी शहरों में एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना। इसको अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया। ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखिए ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे ये राहुल खुल्लर, जिनका हाल ही में नई दिल्ली में निधन हुआ है। 2012 में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। उन्होंने 3 साल तक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में काम किया। ट्राई का मतलब क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इसको कहते हैं। और यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है। यह टैरिफ, सेवा की गुणवत्ता और शासन से संबंधित निर्देश, आदेश और नियम जारी करता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष
पीडी वघेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? किस देश की हैं जैस्मिन हैरिसन, जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया सबसे कम उम्र में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन की है। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है। हैरिसन पेशे से एक पार्ट टाइम स्विमिंग टीचर और बार टेंडर हैं। उन्होंने 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में इस कारनामे को अंजाम दिया है। हैरिसन ने 12 दिसंबर 2020 को स्पेन के कैनरी द्वीप से अपनी यात्रा शुरू की थी और 20 फरवरी 2021 को एंटीगुआ पहुंचे। स्टैटिक जीके में याद रखना है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार के ने किस राज्य के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एआईआईबी के साथ 304 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम के साथ ये समझौता किया गया है। केंद्र सरकार ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एआईआईबी के साथ 30.4 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह कर्ज असम में बिजली पारेषण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए लिया जाएगा। परियोजना का मकसद है असम की बिजली पारेषण प्रणाली को मजबूत बनाना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी का मतलब समझिए, ये इसका फुल फॉर्म होता है एआईआईबी का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2016 में हुई। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके अध्यक्ष जी लिकुन है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वीएलएसआर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी वीएलएसआर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट से किया गया। इसे डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया है। यह उन हवाई खतरों को बेअसर करने में मदद करेगा जो रडार सिस्टम से बच सकते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणालियों हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। ये दो नाम याद रखिएगा, हेलिना और ध्रुवास्त्र। अगला सवाल है, एशिया आर्थिक वार्ता 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? एशिया आर्थिक वार्ता 2021 का आयोजन जो है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, एशिया आर्थिक वार्ता 2021 का आयोजन पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फिनेंस डायनेमिक्स होगा। यह 26 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, मॉरिशस और भूटान के विदेश मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे। सम्मेलन विभिन्न मुद्दों पर आयोजित किया जाएगा, जैसे कि पोस्ट कोविड दुनिया में वैश्विक विकास, पोस्ट कोविड दुनिया में वैश्विक वित्त और विश्वसनीय वैश्विक श्रृंखला का निर्माण। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। इसकी घोषणा उसी दिन की गई जिस दिन मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, उसी दिन इसकी घोषणा अमित शाह ने की थी कि स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा अहमदाबाद को। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गुजरात के अहमदाबाद को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ये अमित शाह ने कहा है। ये हमने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम जैसे कि कॉमनवेल्थ एशिया तथा ओलंपिक गेम्स भी कराए जा सकें, इसको इस तरह से डेवलप किया जाएगा। राष्ट्रपति ने 233 एकड़ में बनने वाले सरदार पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की भी नींव रखी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 अलग अलग तरह के स्टेडियम होंगे, जिनमें से एक मेजर ध्यानचंद के नाम पर हॉकी स्टेडियम भी होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने का खिताब प्राप्त है। इसकी घोषणा 2017 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवर कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है, प्रवर कुमार सिंह को, जिनको केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के बारे में जानिए। यह विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत 24 जुलाई 1988 को गठित एक वैधानिक निकाय है।
यह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76 के तहत काम करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एसईआरसी के अध्यक्ष पी.के. पुजारी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने से पहले महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लीजिए। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव के आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का डीजी यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया। तरुण कुमार आइच को एनसीसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। अजय माथुर को इंटरनेशनल सोलर एलियंस का महानिदेशक बनाया गया और एनडी जेसी को अमेज़न का नया सीईओ बनाया गया है। अगला सवाल यहाँ पर है, ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग खबर में है, यह किस राज्य से संबंधित है? देख रहे हैं आप यहाँ पर ऑन डिमांड ऑफ टिप्रा लैंड, तो ये कहाँ पर है? ये है त्रिपुरा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत किशोर मानिक ने ग्रेटर टिप्रालैंड की एक नई राजनीतिक मांग सामने रखी है। उनके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा देने के 17 महीने के बाद यह मांग सामने आई है। पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा जब दिया, उसके 17 महीने के बाद यह मांग सामने आई कि त्रिपुरा के ये शाही वंशज जो प्रद्योत किशोर मानिक हैं, ग्रेटर टिप्रालैंड की इन्होंने मांग की है। ग्रेटर टिप्रालैंड के बारे में जानिए। यह सत्तारूढ़ इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी की एक टिप्रालैंड की मांग का विस्तार है, जिसके तहत त्रिपुरा के आदिवासी के लिए अलग राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नई ग्रेटर टिप्रालैंड मांग में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बाहर देशी क्षेत्रों या गांव में रहने वाले सभी आदिवासियों को शामिल किया जाएगा। अगला यहाँ पर है, कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप सबको पता है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से मंजूरी मिल चुकी है। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। उत्तर प्रदेश में अभी 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत चौटाला को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। 2017 में दुष्यंत चौटाला टीटीएफआई के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। अरुण बनर्जी को नए सचिव के रूप में और गुरप्रीत सिंह को नए कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। टीटीएफआई की स्थापना 1926 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के नेता हैं। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी हरियाणा का पंचकुला करेगा। अगला सवाल यहाँ पर है, इनमें से किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले हफ्ते एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान यह अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को ऊर्जा एवं पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। विश्व का प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन 1 से 5 मार्च के बीच वर्चुअली आयोजित होगा। यह इसका 39वां संस्करण होगा, यानी 39th इसका सीरियल नंबर आप याद रखिएगा। पहली बार इसका पूरी तरह से वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया जाएगा। मेले में लगभग 300 ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और विभिन्न राज्यों के कई शिल्पकार भाग लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, किस देश ने भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर यह वार्ता आयोजित की है। अगर यहाँ पर देखिए, हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की है। इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, फ्रांस के विदेश मामलों के महासचिव फ्रैंकोई दिलात्रे
और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमसन ने की है। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाना है। तीनों पक्षों ने वार्षिक आधार पर इस वार्ता को आयोजित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। ये नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में जीन्स के सबसे बड़े ब्रांड लिवाइस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी किस अभिनेता की आत्मकथा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर बेदी। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की, जिसमें सबसे आप 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक एक करके आंसर देख लेते हैं। पेड़ों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं डेंड्रोलॉजी। दूसरा है फलों का अध्ययन, जिसको हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। तीसरा है फूलों का अध्ययन, जिसको एंथोलॉजी कहा जाता है। चौथा है मिट्टी का अध्ययन, जिसको पेडोलॉजी कहा जाता है। और पांचवा है मधुमक्खी पालन, जिसको कहा जाता है एपी कल्चर। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो अंग है, ये 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।